Assalamu alaikum. So, welcome back to our channel. Today, we are going to talk about a very important topic that could have significant implications for Pakistan. So, today, our topic of discussion is what happens if Pakistan defaults on its debts and the way forward. So, आप ये जानते हैं कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग राइट नाउ. हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है. ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर मोर दैन 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है एंड इट्स टाइम टू रीपे दोज डेट्स. ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी वल्नरेबल है इसलिए ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान अपने डेट रीपेमेंट्स ना कर पाए टाइम पे, और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपने डेट्स पर. And God forbid, if Pakistan defaults on its debts, तो it could have several economic, social and political consequences. और इस वीडियो में हम चंद पोटेंशियल इसके इम्पैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. सो इसका वन मेजर इम्पैक्ट जो पड़ सकता है पाकिस्तान पर, दैट इज़ मार्केट अनसर्टेनिटी एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. हम ये बात जानते हैं कि जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसका पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मार्केट में जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली लूज़ कर हो जाता है, शटर हो जाता है, क्योंकि किसी कंट्री का डिफ़ॉल्ट होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि दैट कंट्री इज़ नॉट एबल टू मैनेज इट्स फाइनेंसेस. और इसका असर ये होता है कि उस कंट्री को बहुत मुश्किल होती है टू ऑब्टेन एनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट. यानी कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इन दैट केस पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी इन बोरोइंग एनी मनी एंड लोन्स इन फ्यूचर. और साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंट्री में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ जाए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती. तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स में बिकम अनविलिंग टू लैंड मनी टू पाकिस्तान और इन्वेस्ट इन आर मार्केट्स. और जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स कि देयर विल बी डिक्लाइन इन दी कैपिटल इनफ्लोज, यानी कि डॉलर्स या फॉरेन रिजर्व्स जो हैं नहीं आएंगे, बढ़ेंगे नहीं. हमारे कैपिटल इनफ्लो नहीं होगा, डॉलर नहीं आएगा हमारे कंट्री में. ऑल्सो देयर विल बी पोटेंशियली हायर बोरोइंग कॉस्ट्स. अब यहाँ पर हायर बोरोइंग कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर पाकिस्तान चाहेगा कि वो किसी एक्सटर्नल लेंडर से मनी बोरो करे तो उसके लिए कंडीशन ये रखी जाएगी कि पाकिस्तान हैज़ टू पे हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर द मनी दे बोरो, जो कि ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं है कि उसे हाई इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ें किसी भी मनी अमाउंट पर या लोन अमाउंट पर. ऑल राइट. इसके अलावा इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट्स तो दैट कैन ट्रिगर एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि हमें मुख्तलिफ तरह दिखाई दे सकता है अपने कंट्री में. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फॉर्म ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड राइजिंग इन्फ्लेशन और डिक्रीज इन आर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ जॉब्स एंड दी रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ आर पीपल. ठीक है, तो इस फॉर्म्स में हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हमें नज़र आ सकता है इफ़ द कंट्री मूव टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का एक मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री पर वो होता है करेंसी डीवैल्यूएशन. यानी कि इफ़ पाकिस्तान वर टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेट्स तो इट कुड लीड टू अ डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी. यानी कि रुपी तेज़ी से डीवैल्यू हो सकता है, और डीवैल्यू होने से मकसद ये है कि उसकी वर्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. कोई भी करेंसी तब डीवैल्यू होती है जब उसकी डिमांड कम हो जाए या ख़त्म हो जाए. ऑल राइट. और अगर कोई कंट्री ख़ुद को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है तो इन दैट केस उसकी करेंसी की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. इट मीन्स के रैपिड एंड इंटेंस डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि करेंसी डीवैल्यू होती ही क्यों है, तो इस बात का जवाब ये है कि जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली अनस्टेबल होता है और स्पेशली अगर वो अपने डेट्स पे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है. ये कंट्री ख़ुद को बता देता है कि इट्स नॉट एबल टू रीपे इट्स डेट्स एंड मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद होते हैं दे स्टार्ट सेलिंग ऑफ देयर होल्डिंग्स इन पाकिस्तानी एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है,
यानी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है और पाकिस्तानी रुपीज़ में उनके एसेट्स होते हैं, वो उनको सेल करके वापस अपनी मनी को लेकर और फिर अपने कंट्रीज़ वापस चले जाते हैं. So consequently, there would be a reduction in the demand of Pakistani currency, Pakistani rupee in the foreign exchange market. Resultantly, there will be depreciation of the currency. और इस devaluation से again जो नुकसान होगा, that will be in the form of rising inflation and decreasing purchasing power of citizens and potential slowdown in the economic activity. Next जो economic crisis जन्म लेगा इस default declare होने से, that is downgrade in credit ratings. So if Pakistan defaults, तो इससे जो पाकिस्तान की credit rating है, that will be downgraded significantly, जिससे अगेन पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन बोरोइंग, क्योंकि ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ना किसी और कंट्री को पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस होगा कि इट विल बी एबल टू रीपे दी डेट्स इन टाइम. अगर आपको क्रेडिट रेटिंग्स को सिंपल अल्फाज में समझाएं तो इट्स बेसिकली द असेसमेंट ऑफ अ बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस. मतलब ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि आपका बोरोवर किस कदर स्ट्रॉन्ग है और किस कदर काबिल है कि वो टाइम पे आपके डेट रीपेमेंट्स कर पाए. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव में चली जाती है, डाउनग्रेड कर दी जाती है. दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट able to repay the debts in time and in consistent manner. So basically, downgrade होना credit ratings का, it is actually labeling a country as a high risk borrower. All right, that is why a country faces a lot of difficulty in the future borrowings and gaining loans from the external lenders and international financial institutions. मज़ीद अगर हम इस डिफ़ॉल्ट के नुकसानात देखें तो as we said कि there will be rise in inflation. इन्फ्लेशन इसलिए होगी क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में आपको ज़्यादा रुपी देना पड़ेगा इन एक्सचेंज ऑफ अ सिंगल डॉलर. ऑलराइट, इससे क्या होगा कि यू हैव टू पे मच मोर प्राइस फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज. और जो चीज़ आप इतनी ऑलरेडी हाई प्राइस पे बोरो कर रहे हो, जब वो लोकल मार्केट में आएगी तो इट विल बी एट अ मच हायर प्राइस, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सिटीजन्स पर, क्योंकि उनकी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए जो उनकी एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है एंड दैट विल रिड्यूस देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. और साथ ही इट कुड लीड टू मोर पीपल गोइंग अंडर द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, एंड जब इन्फ्लेशन होती है तो ये बिजनेसेस को भी डिस्करेज करती है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज सिग्निफिकेंटली. ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट भी बहुत हायर होती है एंड पीपल आर नॉट एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट. तो एज अ रिज़ल्ट इन्फ्लेशन से आपके बिजनेसेस भी डिस्करेज होते हैं. कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ रिडक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी सी मोर जॉब ले ऑफ्स और मज़ीद लोग बेरोज़गारी की तरफ जाते हैं. मज़ीद अगर हम डिफ़ॉल्ट के इम्पैक्ट्स, सिवियर इम्पैक्ट्स देखें तो वन ऑफ दैम इज़ दी सोशल अनरेस्ट. ऑब्वियसली जब आपकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ेंगी एंड गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू टेक स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो उसकी वजह से देयर विल बी अगेन आई विल से द इम्पैक्ट विल बी हाई इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से भी महरूम हो जाएंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज होगी एंड लोगों के पास पैसा नहीं होगा कि वो अपनी ज़रूरियात पर खर्च कर सकें. और क्योंकि बिजनेसेस पे भी एक इंटेंस लेवल का इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ वाई इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी. और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होती है तो दैट रिजल्ट्स इन दी लॉस ऑफ जॉब्स, मींस मोर एंड मोर अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा सोशल अनरेस्ट का एक और कॉज ये है कि देयर विल बी रिडक्शन इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. यानी कि जब पाकिस्तान को अपने डेट रीपेमेंट्स करनी पड़ेंगी खुद को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने के बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग के लिए या पब्लिक सर्विसेज के लिए जो भी उसने मनी एलोकेट की हुई है उसको ख़त्म करके डाइवर्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स दी डेट रीपेमेंट्स. सो दिस कुड लीड टू अ रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. और क्योंकि हमारी कंट्री में पैसा नहीं है, उसकी वजह से जो लोगों की, सिटीजन्स की इसेंशियल सर्विसेज हैं लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, इन तमाम ज़रूरियात पर जो पैसा लगाया जाता है उसको वापस खींच लिया जाएगा.
ताकि कर्ज़े वापस किए जा सकें टाइम पर। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इस तरह देखने को मिल सकता है कि दिस कुड लीड टू सोशल अनरेस्ट एज पीपल माइट कम टू स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज़। और इस सोशल अनरेस्ट के नतीजे में हमें ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट नज़र आ सकता है। जैसा कि ऑब्वियसली हमने श्रीलंका के केस में देखा कि हाउ पीपल केम टू द स्ट्रीट्स एंड उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि रिज़ाइन करें वो लोग। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी देयर इज़ इंटेंस पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होने के नतीजे में पॉलिटिकल पोलराइजेशन मज़ीद इंटेंसिफाई हो सकती है। मज़ीद अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें तो another bad impact on Pakistan could be that the creditors might take legal action and Pakistan might face international isolation, क्योंकि जब कंट्री कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसको कोई दूसरा कंट्री या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होते। एंड सच अ कंट्री फील्स आइसोलेटेड, दे आर नॉट इवन रेडी टू ट्रेड विद सच अ कंट्री दैट इज़ एट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट और दैट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ डिफ़ॉल्ट कंट्री। और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने ऑलरेडी कर्ज़ा लिया हुआ है और हम अब उन्हें वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, जिससे मज़ीद हमारे कंट्री की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और उनकी जो एबिलिटी है टू सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस उसमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस कुड हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द country's ability to borrow and attract foreign direct investment in future। और जहाँ तक इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात है, तो ऑब्वियसली जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसके अपने जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिससे उसने लोन्स लिए होते हैं उनके साथ भी उनके रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेन हो जाते हैं। सो नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन स्ट्रेन होना भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन है। एंड ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इंटरनेशनल आइसोलेशन एट दिस टाइम। सो अगर इस डिस्कशन को समराइज़ किया जाए तो वी कैन से कि डिफ़ॉल्ट वुड लाइकली हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान एंड इट्स सिटीजन्स, लेकिन इस डिफ़ॉल्ट को अवॉइड किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग practical fiscal policies and working towards sustainable debt management practices and policies। So डेट डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बट देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट पाकिस्तान कैन टेक टू अवॉइड दिस रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। जैसा कि गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोड्यूस इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना होगा, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ख़त्म करना होगा, अपनी स्पेंडिंग को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना होगा। साथ ही हमें अपने कंट्री में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना होगा बाय अडॉप्टिंग बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड बाय इंश्योरिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। क्योंकि जब ये सब होगा तो हम इन्वेस्टर्स को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और बिजनेसेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो इस तरह हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वेल्थ जनरेट होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी एंड इन दिस वे विल बी एबल टू रीपे आर डेट्स इन टाइम। और इस तरह हम डिफ़ॉल्ट को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। अनदर वे इज़ सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम दी फ्रेंडली कंट्रीज़ और द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, विच इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वी नो कि ऑलरेडी हम IMF के पास मौजूद हैं बेल आउट पैकेज के लिए, ताकि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचा सकें। तो IMF के पास जाने का मकसद ये है कि एक टेम्प्रेरी रिलीफ भी मिले और साथ में IMF की जानिब से जो एडवाइस दी जाती है और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो रिफॉर्म सजेस्ट किए जाते हैं उन पर काम करना, ताकि लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और यही ठीक वक्त है कि IMF की कंडीशंस को नेगोशिएट करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बाद वैसे भी उससे IMF के पास जाना पड़ता है, तो उस केस में IMF उनके आगे बहुत सख्त शराइत रखता है और कभी कभी वो शराइत उस कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहती हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ख़ुद को डिक्लेयर करने से बेहतर ये है कि अभी IMF के साथ नेगोशिएट करके उसकी जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं उन पे
अमल दरामद शुरू कर दिया जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जाए इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट रिस्क। और साथ ही पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि हम कोशिश करें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, और उसके लिए अगेन बेहतरीन तरीका यही है कि वी नीड टू क्रिएट इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट तभी क्रिएट होगा जब हम अपना बिजनेस क्लाइमेट इम्प्रूव करेंगे, जब हम इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिमूव करेंगे और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें नरमी लाएंगे और साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टेप्स लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन सेव आवर इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड एज डिफ़ॉल्ट। और एक और बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करें, स्पेशली विद आर नेबरिंग कंट्रीज़, क्योंकि इसी तरह ही हम अपने फिजिकल डेफिसिट के प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इन दैट केस विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद द डेट रीपेमेंट्स। सो वी जस्ट डिस्कस द वेज दैट पाकिस्तान कैन टेक टू अवॉइड द पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक आउटलुक। और ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। और उसके लिए फ़िलहाल पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि न्यू इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं और उसके बाद जो गवर्नमेंट आए वही इन तमाम मामलात को आगे लेकर चले बाय टेकिंग दी अवाम इन कॉन्फिडेंस। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वे टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। सो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि डिफ़ॉल्ट के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को ऐसे मेजर्स और स्टेप्स लेने चाहिए कि डिफ़ॉल्ट के रिस्क को अवॉइड किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। एंड गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स। Alright, so now let's end this video here. I hope you found this video helpful, knowledgeable and engaging. So if you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you for watching, and until next time, stay engaged and informed. Thank you so much. Take care. Bye-bye.